नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं अपठित बोध। परीक्षा में अपठित बोध आता है, हमें वो किस प्रकार से हल करना चाहिए, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इसका सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। अपठित शब्द का निर्माण अ उपसर्ग तथा पठित शब्द से मिलकर हुआ है। अ का तात्पर्य है नहीं और पठित का अर्थ है पढ़ा हुआ। अतः अपठित का अर्थ क्या हुआ जी? जो पढ़ा हुआ न हो। ऐसे गद्यांश और पद्यांश पहले पढ़े हुए नहीं होते हैं, अर्थात जो हमारी परीक्षा में हमें दिए जाते हैं वह हमारे पाठ्यक्रम में नहीं होते हैं। ये पाठ्यक्रम से जुड़े हुए नहीं होते हैं और इनका कोई निर्धारित क्षेत्र भी नहीं होता है, अर्थात ये कहाँ से आएंगे यह भी निर्धारित नहीं होता है। ये जो गद्यांश या पद्यांश होते हैं ये कला, विज्ञान, साहित्य, राजनीति, अर्थशास्त्र, खेल आदि किसी भी विषय पर गद्यांश या पद्यांश दिए जा सकते हैं, अर्थात चाहे वो कला से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, लिटरेचर से संबंधित हो, राजनीति हो या इकोनॉमिक्स हो या स्पोर्ट्स हो, कहीं से भी कोई भी गद्यांश या पद्यांश हमें दिया जा सकता है, उससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों की अर्थबोध तथा अभिव्यक्ति क्षमता का स्तर ज्ञात करना होता है, अर्थात बच्चों को कितना ज्ञान है उन चीज़ों के बारे में, उसमें से अर्थ कितना वो निकाल पाते हैं और उस अर्थ को निकालने के बाद वो उसको किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसका ज्ञान हमें हो जाता है। इसके बारे में हम पता लगाने का प्रयास करते हैं। पहले हम बात करते हैं अपठित गद्यांश की। पहले हम परिभाषित करेंगे इसे। पहले से न पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं, अर्थात वो हमें पहले पढ़ने को नहीं दिया जाता है, वह हमारे पाठ्यक्रम में भी नहीं होता है, वह शायद हमारी पूर्व कक्षाओं से संबंध भी नहीं रखता है। तो ऐसा जो होता है वह हमारे लिए बिल्कुल नया होता है। तो पहले से न पढ़े गए गद्य के अंश को हम अपठित गद्यांश कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? परीक्षा में हमें अपठित गद्यांश दिया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य है बच्चों में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त साहित्य में रुचि जागृत करना। हम अपनी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हैं, सिलेबस की जो हमारी बुक्स है हम उनको अच्छे से पढ़ते हैं, इससे अलग भी जो हमारा साहित्य है उसमें हमारा इंटरेस्ट बना रहे, यह इसका पहला उद्देश्य होता है। बच्चों में भाषा की समझ, भावबोध व अर्थ ग्रहण की क्षमता विकसित करना। बच्चों के अंदर भाषा की समझ आनी चाहिए, वह भाव को जानने वाला हो जो उस गद्यांश में दिया गया है, वह उसके अर्थ को भी समझने वाला हो। ऐसी जो क्षमता है वह विकसित करना भी इसका उद्देश्य होता है, अर्थात पाठ्य पुस्तकों से अलग यह हमें दिया जाता है। अंतिम है विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करना। हमारी जो बुद्धि है उसका लेवल ऊंचा करना, बुद्धि के स्तर को ऊंचा उठाना, अर्थात हमें और अधिक बुद्धिमान बनाना भी इसका उद्देश्य होता है। अपठित गद्यांश को करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम समझते हैं। जब परीक्षा में हमें अपठित गद्यांश दिया जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? ध्यान देने वाली बात है। गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम गद्यांश को एक ही बार पढ़ते हैं तो उसका पूर्ण अर्थ हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं या अधूरा अर्थ हमें मिल पाता है। गद्यांश के महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए, उसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको पेंसिल के साथ हमें रेखांकित कर लेना चाहिए। गद्यांश में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेना चाहिए, उसमें जो भी कठिन शब्द है उसका अर्थ क्या निकलता है हमें उसके बारे में भी समझ लेना चाहिए। गद्यांश के आधार पर
जितना पूछा जाए केवल उतना ही उत्तर देना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। अर्थात हम क्या करते हैं कि उत्तर में अनावश्यक विस्तार कर देते हैं, उत्तर को बहुत बड़ा कर देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात अगर गद्यांश में जितना पूछा जाए उतना ही हम उत्तर देते हैं तो वह हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में संक्षिप्त करके लिखने चाहिए। जो हमारे जो प्रश्न होते हैं उसकी भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए, अर्थात उसमें अनावश्यक विस्तार हमें नहीं करना चाहिए। गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक भी चुन लेना चाहिए, उसके एक टाइटल हमें सोच लेना चाहिए, क्योंकि उसका नामकरण भी हमसे पूछा जा सकता है, उसका शीर्षक भी हमसे पूछा जा सकता है। इसके लिए भी हमें तैयार रहने की आवश्यकता होती है। अर्थात जो हमारा शीर्षक होता है वह उस गद्यांश के पूरे भाव से संबंध रखता हो। उस एक शीर्षक से ही हमें उस गद्यांश के भाव का पता चलता हो, ऐसे शीर्षक का चुनाव हमें करना चाहिए और शीर्षक भी कम से कम शब्दों में हमें चुन लेना चाहिए। इसके बाद है अपठित गद्यांश को करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब तक हमने क्या पढ़ा था, हमें क्या क्या करना चाहिए, अब क्या है क्या नहीं करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश की विषय वस्तु से भिन्न उत्तर नहीं होने चाहिए। अर्थात गद्यांश में जो बातें लिखी गई है और हमसे जो प्रश्न पूछा गया है उसी के आधार पर हमें उत्तर देना चाहिए। अपनी मन मर्जी से या उससे जुड़े हुए विचार कहीं और हमने पढ़े हैं उस आधार पर हमें उत्तर नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वह उत्तर हमारा सही नहीं माना जाता है। अपनी तरफ से किसी तथ्य को जोड़कर उत्तर नहीं देना चाहिए। कोई बात है हमारे मन में जो उस गद्यांश से संबंधित है, हम उसको भी अगर उत्तर के साथ जोड़ देते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक सीमा रेखा खींच दी जाती है कि ये गद्यांश है, ये प्रश्न है, इन्हीं को आपको पढ़ना है, इन्हीं के उत्तरों को आपको देना है। आगे है गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरों उदाहरणों को ज्यों का त्यों नहीं लिखना चाहिए। अगर कोई वाक्य बिल्कुल सटीक बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है और अर्थ पूरा दे रहा है तो हम उसको साधारण रूप से ऐसा लिख सकते हैं। अगर उसमें कोई मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई उदाहरण दिए गए हैं, तो अगर हम ज्यों के त्यों उसको लिख देते हैं तो वह प्रभावी नहीं होता है। अर्थात हमें उस वाक्य को अपनी भाषा शैली में थोड़ा सा बदलकर लिख देना उचित होता है। अगला है अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अधिक शब्दों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उससे गद्यांश की, उसके प्रश्न के उत्तर की गरिमा नष्ट हो जाती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद है एक उदाहरण से हम बात को समझते हैं। जैसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, शब्दों को भी देखते चलेंगे और इसका अर्थ क्या है वो भी समझते चलेंगे। जैसे सरदार भगत सिंह के जन्म के समय कांग्रेस के दो दल बन चुके थे, नरम और गरम दल। जब हमने इस पहरे को पढ़ना शुरू किया है, इस गद्यांश को पढ़ना शुरू किया है, तो हम इसको विचार में लेते चलेंगे कि दो दल बने थे, नरम और गरम। और कब है ये? है सरदार भगत सिंह के जन्म के समय। किस पार्टी के बने थे? कांग्रेस पार्टी के बने थे। तो ऐसे हमें मन में प्रश्न बनाते चलने हैं। नरम दल के लोग नियमों और विधान द्वारा देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, नियमों से स्वतंत्र कराना चाहते थे देश को, और विधान से, कानून से करवाना चाहते थे, तरीके से करवाना चाहते थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि इसी दल के सदस्य थे। गरम दल वालों का विचार यह था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये किनका विचार था? गरम दल वालों का। आजादी विनम्रता से नहीं मिल सकती, इसलिए क्रांति का पथ अपनाना चाहिए। लोकमान्य तिलक इस दल के नेता थे। सरदार भगत सिंह इस दल के सदस्य बने।
सन 1919 में जलियांवाला बाग में भगत सिंह ने हजारों लोगों को मरते हुए देखा। तब उन्होंने इस भूमि की मिट्टी को माथे से लगाया और सौगंध खाई, कसम खाई, सौगंध खाई कि जब तक देश को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो ऐसा गद्यांश जो लगभग 100 से 150 शब्दों के मध्य में होता है, वो आपकी परीक्षा में दिया जाता है। अब हम उसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी किस दल के सदस्य थे? अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने गद्यांश को पढ़ लिया है, पहले हम प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर गद्यांश को दोबारा पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे, उनको रेखांकित करेंगे कि उत्तर कहाँ उनका बन रहा है। अब ऊपर क्या दिया हुआ है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि इसी दल के सदस्य थे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं कि महात्मा गांधी आदि इसी दल के सदस्य से। यह उत्तर सही नहीं बन रहा है। हमें क्या करना है, हम कहेंगे महात्मा गांधी नरम दल के सदस्य थे, क्योंकि इस छोटे से वाक्य में हमारा उत्तर पूर्ण हो गया है। इसलिए हमें अनावश्यक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, इसको और बड़ा करने की आवश्यकता हमें नहीं है। अगला है, गर्म दल के लोगों के अनुसार आजादी कैसे प्राप्त की जा सकती थी? तो उत्तर हमें क्या मिलेगा, गर्म दल के लोगों के अनुसार क्रांति से आजादी प्राप्त की जा सकती थी। आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, या उनके अनुसार क्रांति से आजादी प्राप्त की जा सकती थी। कहने का भाव क्या है, अगर प्रश्न सही बन रहा है तो प्रश्न को भी हम उत्तर में जोड़ सकते हैं। जैसे गर्म दल के लोगों के अनुसार, हम इसको ज्यों का त्यों ले सकते हैं, क्रांति से आजादी प्राप्त की जा सकती थी। ये उत्तर हम इस पैराग्राफ से ले सकते हैं, गद्यांश से ले सकते हैं। तो आपने देखा कि हमें अपठित गद्यांश के उत्तर किस प्रकार से करने चाहिए, किस प्रकार हमें इनको लिखने का ढंग आना चाहिए, हमने इन बातों पर विचार किया है। अब हम बात करते हैं अपठित पद्यांश की। वो था गद्य का अंश, ये है कविता का अंश, पद्य का अंश। इनको करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए अब इस पर भी हम चर्चा करते हैं। पहले हम इसको परिभाषित करते हैं। पहले से न पढ़े गए काव्य अर्थात कविता के अंश को, उसके एक पार्ट को, उसके छोटे टुकड़े को, हिस्से को अपठित काव्यांश या पद्यांश कहते हैं। अर्थात वह कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं थी, जिसको हमने अब तक नहीं पढ़ा है, उसका एक अंश आपको दे दिया जाता है, उसका एक छोटा हिस्सा आपको दे दिया जाता है, उसी को हम अपठित काव्यांश या पद्यांश कहते हैं। इसका भी कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है, अपठित पद्यांश का, काव्यांश का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। अर्थात बच्चों में लिटरेचर में इंटरेस्ट हो, ये इसका उद्देश्य होता है। अर्थात जो पाठ्यक्रम में हम पढ़ते हैं वह हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ने का प्रयास करते हैं, अंक को पाने के लिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो पद्यांश हमें दिए जाते हैं, उनको पढ़ने से हमारे अंदर साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, और यही उसका उद्देश्य होता है। दूसरा है, बच्चों में भाषा की समझ उत्पन्न करना भी इसका उद्देश्य होता है। भाव बोध व अर्थ ग्रहण की क्षमता विकसित करना भी इसका उद्देश्य होता है। कहने का भाव क्या है कि जैसे हम कोई मध्यकाल की कविता पढ़ते हैं अपठित पद्यांश के रूप में, उस समय में भाषा का रूप कैसा था, कैसे उनके भाव होते थे, वो सब कुछ हमें इन अपठित पद्यांशों से समझने को मिल जाता है। और हमारे अंदर उस पद्यांश को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की कितनी क्षमता है, हम उसको कैसे अर्थ तक पहुंच सकते हैं, ये हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये उसका उद्देश्य होता है। अंतिम है, विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करना। अर्थात ऐसे पद्यांशों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि का पहले से अधिक विकास हो जाता है। जब हम पाठ्य पुस्तक की कविताओं को पढ़ते हैं, हमारा जो बौद्धिक विकास होता है वो एक सीमित रह जाता है, हम उसी में बंध कर रह जाते हैं। लेकिन ऐसे पद्यांश जब हम पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि का जो स्तर है वह और अधिक वृद्धि करता है, बढ़ोतरी करता है, अर्थात हम पहले से अधिक बुद्धिमान हो
जाते हैं और ऐसा होने से अपठित पद्यांश का अर्थात काव्यांश का उद्देश्य सफल हो जाता है। अब हम बात करते हैं, ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, अर्थात अपठित पद्यांश को हल करते समय हमें क्या करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला है, पद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। अर्थात पद्यांश को जब हम पढ़ते हैं, एक बार पढ़ने से हमें उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है कई बार, तो अगर हम उसको 2-3 बार ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं, तो हमें उसकी समझ आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये जो पद्यांश होता है, यह आपके पाठ्यक्रम का नहीं होता है, इसको अध्यापक ने आपको नहीं पढ़ाया अब तक, इसलिए इसका सरलार्थ, इसका भावार्थ आपको नहीं पता है, इसलिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ती है, आपको बुद्धि से अधिक दबाव देना पड़ता है, अधिक जोर लगाना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, पहले पद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। पद्यांश का सरलार्थ एवं भावार्थ समझ लेना चाहिए। अर्थात जो पंक्तियां पद्यांश के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं, उनका सरलार्थ क्या बनता है, सरल अर्थ हमें निकाल लेना चाहिए, अर्थात मन में गद्य रूप में उसको धारण कर लेना चाहिए, जैसे हम पाठ को पढ़ते हैं। एवं भावार्थ, उसका भाव क्या है वो भी हमें समझ लेना चाहिए। अगर हम उसका सरलार्थ अच्छे से समझ गए हैं, उसका भावार्थ समझ गए कि कवि ने इस कविता को या इस पद्यांश को क्यों लिखा है, वो क्या कहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसके उत्तर देने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। पद्यांश में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेना चाहिए। जो कठिन शब्द है उसका अर्थ हमें अगर आता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम उसके सरलार्थ तक पहुंच गए हैं, हम उसके भावार्थ तक अच्छे से पहुंच पाते हैं। पद्यांश के आधार पर जितना प्रश्न पूछा जाए, केवल उतना ही उत्तर हमें देना चाहिए, अनावश्यक विस्तार हमें उसमें नहीं करना चाहिए। वही बात जो पहले हुई है, अर्थात जितनी बात कही जाए उतना ही उत्तर हमें देने का प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक उत्तर देने से उसका चमत्कार कम हो जाता है। अगला है, प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में संक्षिप्त करके लिखने चाहिए। जो हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए, अर्थात उसमें लाक्षणिकता का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात एक बात के दो दो अर्थ हमारे नहीं होने चाहिए। जो हम उस वाक्य को पढ़ रहे हैं उत्तर के रूप में, उसका अर्थ हमारे मन में बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए एक बार पढ़ने में ही। तो ऐसी भाषा हमारी बिल्कुल सरल होनी चाहिए और संक्षिप्तता उसमें अवश्य होनी चाहिए, अर्थात उसमें हमने बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की सामर्थ्य नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको सामान्य तरीके से बात को कहते हैं, छोटे रूप में कहते हैं, तो वह अधिक प्रभावी हो जाती है। अगला है, पद्यांश की पंक्तियों को उसी रूप में प्रश्न के उत्तर के लिए नहीं लिखें, अपितु उनके उत्तर सरलार्थ एवं भावार्थ के आधार पर ही लिखने चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ने के बाद जिस कविता की पंक्ति में उसका उत्तर छिपा हुआ है, उस कविता की पंक्ति को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, अर्थात उसका उत्तर कविता के रूप में ही देते हैं। जो उचित नहीं है वह बिल्कुल गलत माना जाता है। हमें तो उस कविता को पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद उसका सरलार्थ मन में धारण करना है, उसका भावार्थ ग्रहण करना है, उसके आधार पर अपनी भाषा में हमें उसका उत्तर देना है। वह भी गद्य के रूप में होना चाहिए, पद्य के रूप में नहीं होना चाहिए। यह सबसे मुख्य बात है हमारे लिए, जो हमें जानना आवश्यक है, समझना आवश्यक है। इसके बाद है, अपठित पद्यांश को करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, यह भी हमें समझना चाहिए। पहला है, प्रश्नों के उत्तर हैं पद्यांश के मूल भाव से भिन्न अलग नहीं होने चाहिए, अर्थात प्रश्न में जो बात हमसे पूछी गई है, हमें उसी का उत्तर देना चाहिए, उसी रूप में उत्तर देना चाहिए, उस भाव से अलग हमें उत्तर उसका नहीं देना चाहिए। अर्थात प्रश्न में पूछा कुछ और गया है और हम उत्तर में कुछ और लिख रहे हैं, तो यह उचित नहीं माना जाता है।
अपनी तरफ से किसी तथ्य को जोड़कर उत्तर नहीं देना चाहिए। हमारे मन में कोई और बात है, उससे संबंधित, उस कविता के भाव से संबंधित हम क्या करते हैं, उसमें अपने भावों को समाहित कर देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। यह उचित नहीं होता है। अर्थात जितनी बात कविता में कही गई है, उस पद्यांश में कही गई है, उसी के आधार पर ही हमें उत्तर देना चाहिए। उसमें और तथ्य और बातों को जोड़कर हमें उत्तर नहीं देना चाहिए। गद्य पद्यांश में प्रयुक्त मुहावरों, उदाहरणों को ज्यों का त्यों नहीं लिखना चाहिए। पद्यांश में अगर कोई मुहावरे के रूप में कोई बात आई है, उदाहरण कोई दिया गया है, उसको ज्यों का त्यों नहीं लिखना चाहिए, अपितु उसका सरलार्थ करके, भावार्थ करके हमें लिखना चाहिए। अनावश्यक और कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें अधिक प्रश्नों का प्रयोग, हमें अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग भी हमें उसमें नहीं करना है। अर्थात उस प्रश्न के उत्तर की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, ताकि पढ़ते ही हमारे चित्त पर, हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ जाए, और उसमें अनावश्यक, जिसकी जरूरत ही नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। अब हम उदाहरण से इस बात को समझते हैं। कविता हमें दी गई है, कविता का ये पद्यांश है, कविता का एक भाग है। इस कविता को पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं, इनका उत्तर हमें देना है। जैसे, काली कुरूप कोयल क्या राग गा रही है, पंचम के स्वर सुहावन सबको सुना रही है। इसकी रसीली वाणी किसको नहीं सुहाती। सुहाती क्या होता है? अच्छा लगना। राग क्या होता है? गीत होता है। पंचम स्वर क्या होते हैं? जो राग होते हैं, जो गीतों के स्वर होते हैं। कैसे मधुर स्वरों से तन मन लुभा रही है। तन मन को लुभाना, तन मन को आकर्षित करना, तन मन को अच्छा लगना। अर्थात यह मीठी वाणी में जो बोल रही है, वह शरीर को भी अच्छा लग रहा है और मन को भी अच्छा लग रहा है। किसकी वाणी है? कोयल की। कोयल देखने में कैसी है? कुरूप है, सुंदर नहीं है, वो काले रंग की है। इस डाल पर कभी है, उस डाल पर कभी है। वह क्या करती है? कभी इस डाल पर बैठ जाती है, कभी उड़कर दूसरी डाल पर चली जाती है। फिर कर रसाल वन में मौजें उड़ा रही है। रसाल वन क्या होता है? आमों का जो वन है, आमों का जो बगीचा है, उसमें उड़ उड़ कर वह जाती है और अपनी मौज उड़ा रही है, अर्थात अपनी मधुर वाणी से सबको प्रभावित कर रही है। सब इसकी चाह करते, सब इसको प्यार करते, मीठे वचन से सबको अपना बना रही है। कोयल भले ही देखने में काली है, कुरूप होती है, सुंदर नहीं होती है, फिर भी सभी इसकी चाह रखते हैं। इस कोयल से सभी प्यार करते, इसको पसंद करते हैं। मीठे वचन से सबको अपना बना रही है, मीठी वाणी से यह सबको अपना बना लेती है काक भी तो काला, कोयल से जो बड़ा है, पर कांव कांव इसकी दिल को दुखा रही है। कवि आगे कहते हैं, काक तत्सम शब्द है, कौवे को कहते हैं। हमें अर्थ ऐसे स्पष्ट करने हैं। कौवा भी तो काला ही होता है और आकार में वह कोयल से बड़ा ही तो होता है, छोटा तो नहीं होता है। पर कांव कांव इसकी दिल को दुखा रही है। लेकिन जब यह बैठकर कांव कांव की ध्वनि मुंह से निकालता है, तब कोई भी उसको पसंद नहीं करता, अपितु उसको सुनकर दिल को दुख पहुंचता है। गुण पूजनीय जग में होता है बस स्नेही। स्नेही कौन है? कवि का उपनाम है। कवि स्नेही कहते हैं कि गुणों की ही इस संसार में पूजा होती है बस। कोयल यही सुशिक्षा सबको सिखा रही है, यही अच्छी शिक्षा कोयल हमें दे रही है। अर्थात कोयल और कौवा भले ही देखने में एक जैसे हैं, लेकिन जो कोयल है उसको गुणवान माना गया है, कौवे को गुणहीन माना गया है। लोग कौवे की वाणी को पसंद नहीं करते हैं, कोयल की वाणी को पसंद करते हैं, जबकि दोनों देखने में, रंग रूप आकार में लगभग मिलते जुलते होते हैं। तो कभी इसमें इसका भाव हमें क्या मिला कि संसार में गुणों की पूजा होती है, अवगुणों का कोई मान सम्मान नहीं
करता है, भले ही हम किसी भी कुल के हों, किसी भी वंश के हों, चाहे हम रंग रूप में एक ही जैसे हों। अर्थात एक परिवार में अगर एक बेटा सुपुत्र है, एक कुपुत्र है, तो सुपुत्र को ही सभी पसंद करते हैं, कुपुत्र को कोई पसंद नहीं करता है। तो यह भाव, इसका सरलार्थ हमें अब समझ में आ गया है। अब हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। उपर्युक्त काव्यांश में कवि ने किसकी चर्चा की है और क्यों? दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्या है? उपयुक्त काव्यांश, ऊपर लिखे जो काव्यांश है, इसमें कवि ने किसकी चर्चा की है और उसकी चर्चा क्यों की है? उत्तर क्या बनेगा हमारा? वाक्य देखिए हम कैसे बनाएंगे। उपयुक्त काव्यांश में कवि ने काली और कुरूप कोयल की चर्चा की है। अब देखिए, काली कुरूप कोयल क्या राग गा रही है, पंचम के स्वर सुहावन सबको सुना रही है। हमने क्या किया, पहली जो पंक्ति थी उसका हमने सरलार्थ कर लिया, उसको गद्य रूप में बना लिया है और उसको उत्तर में लिख दिया है। क्या लिखा हमने? उपर्युक्त काव्यांश में कवि ने काली और कुरूप कोयल की चर्चा की है। पहला प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया, क्योंकि दो बात पूछी गई है। और क्यों? दूसरा क्या है? और क्यों? क्योंकि कोयल अपनी मधुर वाणी के पंचम सुरों से सुहावने राग सुना रही है। तो यह इसका, इस प्रश्न का दूसरा उत्तर हमें मिल गया है। अर्थात कोयल है वह पंचम स्वर में, ऊंचे स्वर में सबको आकर्षित करने वाला गीत गाती है और सबको वह अच्छा लगता है। कोयल की कूक कहाँ और किस ऋतु में अधिक सुनाई देती है? कोयल की कूक कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, और वसंत ऋतु में अधिक सुनाई देती है। अभी ऊपर जिक्र आया था, इस डाल पर कभी है, उस डाल पर कभी है, फिर कर रसावन रसाल वन में मोजे उड़ा रही है। तो इससे हमने इसका अर्थ क्या निकाल लिया कि कोयल है वह कभी इस डाल पर बैठती है, कभी उस डाल पर बैठती है, और वसंत ऋतु में वह अपना स्वर, मधुर स्वर हमें सुनाती है। तो इस प्रकार से हम काव्यांश को पढ़ते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर उस पंक्ति को पेंसिल से रेखांकित कर सकते हैं जिसमें उसका भाव छिपा हुआ है। तो इस प्रकार हम उसके उत्तर देने का प्रयास करते हैं, और उत्तर हमारे बिल्कुल सटीक होने चाहिए, सही होने चाहिए, उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। जितनी बात पूछी गई उतना ही उत्तर हमें देना है, और साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कविता की पंक्ति ज्यों की त्यों नहीं लिखनी है, शब्दों का अर्थ करके भी हम उसमें दे सकते हैं।